हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स। ओके, सो 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। आज मैं बेहतर फील कर रही थी तो मैंने सोचा मैं वीडियो अपलोड कर दूं। तो हाँ, ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये सारे डिसीजन मेकिंग एरर और बायसेस हैं। बायसेस मतलब जो हम कहते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन। मोस्टली आपने सुना होगा, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बायसनेस आ रही है। आप किसी लॉजिकल रीजनिंग के अलावा एक चीज़ को फेवर करें, दूसरी चीज़ को ना करें। मोस्टली ऑन योर ओन पर्सनल टेस्ट, पर्सनल प्रेफरेंस पे आप ये काम करते हैं, तो दैट्स बायस। ठीक है, बायसनेस एंड डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसनेस। सबसे पहला है ओवर कॉन्फिडेंस, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एंकरिंग इफेक्ट, सेलेक्टिव परसेप्शन, कंफर्मेशन, फ्रेमिंग, अवेलेबिलिटी। अब इसमें क्या है, इसके जो वर्ड्स हैं ना वही बहुत कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अपने माइंड में रखें। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो प्ले बैक स्पीड होती है यूट्यूब पे, वो 2x कर लें, 1.5 कर लें, तो वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, द टाइम when decision makers think that they know more than they really do, or have unrealistically positive views of themselves and their performance, then they are exhibiting the overconfidence bias. हाँ मुझे सब पता है, हाँ मुझे सब आता है, हाँ आई नो दिस ऑल, यू नो व्हाट, जो मैं कह रहा हूँ ना, दैट्स द मोस्ट पॉजिटिव एंड गुड थिंग। मैं सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब आप ये वाली थॉट्स आपके पास होती हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट इज नेवर गुड। लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब आपके पास ऑप्शन ए बी सी था और आप खुद से ही आपको लगता है ये सबसे अच्छा है, आपने किसी से नहीं पूछा, मे भी आपको लेनी चाहिए थी और लॉजिकल अप्रोच लेनी चाहिए थी, बट सिंस आपके इंस्टिंक्ट्स में आया ए ज़्यादा अच्छा है, आपने थोड़ी बहुत ही रीजनिंग की एंड देन यू जस्ट वेंट फॉर इट। तो इसमें क्या है, अब हो सकता है वो इतना अच्छा डिसीजन ना हो सकता है बी ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, हो सकता है सी उससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन था, ए तो सबसे लीस्ट ऑप्शन था जो आपने चूज कर लिया जस्ट बिकॉज आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपको पता था, आपको लगा कि आई नो एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चूज दैट। तो ये आई वाला ओवर कॉन्फिडेंट वाला बायसनेस आ गया। सही है। नाउ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस। अब कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं कि वो फौरन से बोलेंगे यार ये हुआ क्यों नहीं, कहीं पे अप्लाई किया यार रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक। कुछ भी करते हैं तो उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो कुछ डिसीजन मेकर्स भी ऐसे होते हैं, कुछ मैनेजर्स भी ऐसे होते हैं। तो द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस describes decision makers who tend to want immediate rewards and to avoid immediate costs. अब हम बस ए बी सी ऑप्शन है। यस, मैं इसी तरह आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ए बी सी। ओके, सो इमीडिएट रिवॉर्ड। इमेजिन करें ए में जो है सबसे पहले पहले कोई 1 लाख की कॉस्ट है। ठीक है, बट देन इसमें हमारे पास प्रॉफिट है 50K का, 50,000 का। सही है। बी में कोई कॉस्ट एज सच नहीं है, 20K है और हमें प्रॉफिट मिलता है 10K का। ठीक है, 10,000। एंड देन सी में लेट्स अज्यूम ज़ीरो कॉस्ट है और प्रॉफिट हमें मिल रहा है 5K का। तो और ये हमें मिलेगा 5 मंथ्स में। सही है। ये हमें मिलेगा 3 मंथ्स में और ये हमें 2 मंथ्स में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाला बायसनेस जो भी बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो सी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा देखो इसमें कॉस्ट तो कोई नहीं है। ठीक है, कॉस्ट तो कैंसिल हो गई,
रेवेन्यू 5000 है और कितना जल्दी मिल रहा है, 2 महीने के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट ये वाला एक सक्सेस है कि नहीं है, राइट। तो वो इसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। लेकिन हो सकता है ये वाला ज़्यादा लॉजिकल हो और हो सकता है ये वाला ज़्यादा लॉजिकल हो, कि आपने 1 लाख तो एक दफ़ा तो आपने पे कर दिया, लेकिन मार्केट इसकी इतनी स्ट्रांग है कि 50,000 आपको डेफिनेटली मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 50,000 तो आपका डन है। तो आपको इस पे जाना चाहिए था, बट क्योंकि आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते थे, आपने कहा इसका तो रेवेन्यू 5 महीनों में आएगा और 1 लाख में पहले ही खर्च कर दूं, तो नो, आप सी पे चले गए। तो व्हाट इज दैट, दैट्स अ रॉन्ग डिसीजन ओवरऑल। सही है 5,000 मिल रहे हैं, बट आपने लॉस कितना बड़ा किया है। ये 2 प्रॉफिट्स में आपकी कॉस्ट निकल जाती है, उसके बाद आपको 50,000 आपका प्रॉफिट होता। लेकिन आपने अपनी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, जल्दी काम की वजह से आपने सी चूज़ किया, जो कि इट्स नॉट करेक्ट चॉइस। ओके, anchoring effect. The anchoring effect describes how decision makers fixate on initial information as a starting point and then once set fail to adequately adjust for subsequent information. क्या है कि जो चीज़ पहले हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, आप उसी पे फिक्सेट हो जाओ, उस पर फिक्स हो जाओ, यार ये इंफॉर्मेशन, लुक एट दिस, अब वही आपके माइंड में है। आप बाकी इंफॉर्मेशन जो बाद में ग्रेजुअली आ रही है उसको आप देख ही नहीं रहे। आपको पता चला ABC स्टॉक्स हैं, इस पे आपको मिलेंगे 30 रुपीज़, सही है, प्रॉफिट इस पे मिलेंगे 20, इस पे 35, ठीक है। अब इस पे उन्होंने कहा कि दिस इज मोर स्टेबल, लेट्स जस्ट से दिस इज मॉडरेट, दिस इज नॉट स्टेबल। ओके, ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी पहले वाले, जब आपने स्टार्ट किया कि स्टॉक्स के बारे में जानना, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई। तो उसके बाद आपको आगे ये भी पता चल रहा है बट ये कंपनी सेल करने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता चला कि इसका एक प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, मैनेजर्स ने कोई रॉन्ग स्टेप ले लिया, कुछ हो गया। इसमें आपको पता चला कि ये तो ग्रोथ की तरफ जा रही है, एंड यू नो ग्रोथ बिजनेस का वही होता है कि आप एक दफ़ा ग्रो करते हैं तो कर करके एक पॉइंट पे ऑब्वियसली नीचे आते हैं, फिर ऊपर, लेकिन वो ये पॉइंट है अभी इसका। और सी का जो कि स्टेबल नहीं है, अभी स्टेबल हो गई है, लेट्स अज्यूम कुछ महीनों से उसका एक ही रेवेन्यू आ रहा है, एक ही चीज़ आ रही है, वो अपनी स्टैंडिंग स्ट्रांग बना रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको आहिस्ता आहिस्ता बाद में पता चली, लेकिन आपको ये पहले पता चली, तो आपने इसी पे फिक्सेट होके अपना डिसीजन ले लिया। यू आर लाइक ए इज द बेस्ट। आपने ये नहीं देखा कि यार ये तो सेल करी, आपने कहा सेल करेगी तो क्या हुआ। जब हम एंकरिंग अफेक्ट, ये एक अफेक्ट होता है जो हमारे दिमाग पे समझे एक पर्दा चढ़ गया है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे यार सेल करेगी तो क्या हुआ, कंपनी तो वही है, एसेट्स तो वही हैं, प्रोसेस तो मोस्ट प्रोबेबली वही रहेंगे, एम्प्लॉयज़ वही हैं, बस एक सीईओ का नाम चेंज होगा, यही करो। एक प्रोजेक्ट या फेल होते रहते हैं, बट ये चेक करो ये स्टेबल है, 30 रुपीज़ मिलते रहते हैं, तो यू वेंट फॉर दिस, ठीक है। सो दैट्स एंकरिंग अफेक्ट, कि पहले जो इन्फॉर्मेशन आई वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, आप उस पर फिक्स हो जाते हो, एंड देन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप सही तरीके से एडजस्ट नहीं करते। आप उसको देखते तो हो एक नज़र, लेकिन आप उसके रीजनिंग ढूंढते हो, कुछ ना कुछ इस तरह से करते हो कि यार वो आपको इतना हेल्प ना करे आपके डिसीजन में, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी आप उसी पे अपना डिसीजन बनाते हो। दिस इज एंकरिंग अफेक्ट। ओके, देन कम्स सेलेक्टिव परसेप्शन बायस। सेलेक्टिव परसेप्शन, परसेप्शन हमने पहले भी पढ़ा है, व्हाट इज परसेप्शन, योर पॉइंट ऑफ व्यू। सेलेक्टिव यानी एक कोई आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो व्हेन डिसीजन मेकर्स सेलेक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इवेंट्स based on their biased perception, they are using the selective perception bias। क्या है
कि हर इंसान के पास एक डिफरेंट परसेप्शन होती है। हम हर चीज़ के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। एक इंसान फूड के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उसके ही लव्स फूड, उसको फूड सबसे अच्छा लगता है। एक को बुक्स लगती हैं, तो एक कंप्यूटर आईटी में ज़्यादा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आपके पास ये तीनों बिजनेस आइडियाज़ हैं, देयर कम्स समथिंग जो इनसे रिलेटेड है। एक ने आपको फूड दिया, एक ने बुक का दिया, एक ने कंप्यूटर का दिया। अब आप मार्केट को तो देख रहे हो, ठीक है, लेकिन यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड अपनी परसेप्शन पे, यार फूड तो इज लाइफ, नो वन कैन लिव विदाउट इट, लेट्स गेट इनटू दिस। अब फूड वाला इसमें जाएगा, बुक वाला क्या करेगा? तुम्हें पता है बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? बिसाइड्स बुक्स तो सब पढ़ते हैं एंड विद टाइम हर बुक ग्रो होती रहती है। लेट्स गेट इनटू दिस बिजनेस। कंप्यूटर वाला इसमें जाएगा। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चॉइसेस, अपनी परसेप्शन के बेसिस पे डिसीजन बना रहे हैं, instead of being more reasonable, more logical, more systematic. All right, so that's what selective perception bias. अच्छा, मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि ये बायस और एरर्स किसी से भी हो सकते हैं। हम इनको 100% ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जब हम एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि जो हम ये प्रोबेबिलिटी होती है ना कि आप कितना बायस्ड होंगे, वो हमारी बहुत कम हो जाती है। Alright? Confirmation bias. Confirmation bias is a type of cognitive bias that involves favoring information that confirms your previously existing beliefs or biases. क्या है कि आप पहले से एक चीज़ बिलीव करते हैं, जब आप काम करने आ रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं, आपको एक आइडिया बिल्कुल कंफर्म्ड है। लेट्स अज्यूम कि आप एक करियर चॉइस कर रहे थे, आपने सोचा मैं कहाँ पे जाके पढूं, ठीक है? देयर वाज आईयू, देयर वाज आईबीए, देयर वाज कराची यूनिवर्सिटी एंड अ फ्यू मोर, ठीक है? अब आपको ऑलरेडी पता है कि दिस यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट, सही है, देयर इज नो डाउट इन दैट। इंटरनेशनली भी इसकी बहुत वैल्यू है एंड वी ऑल नो दिस, आईबीए हैज़ अ स्टैंडर्ड। लेकिन इन करंट टाइम्स आईबीए इज सॉर्ट ऑफ लूजिंग दैट स्टैंडर्ड, बट आप वो चीज़ नहीं देखते। यू आर लाइक नो, आईबीए इज द बेस्ट। आपको कोई कह रहा है यार आप वहाँ 3 लाख दोगे, यहाँ इकरा यूनिवर्सिटी में सेम स्टैंडर्ड में आप 50,000 दोगे, 60,000 दोगे। यू आर लाइक नो, आईबीए देखा है तुमने? दूसरे ने कहा है कराची यूनिवर्सिटी की तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी है एंड इट्स ऑल गुड, गो फॉर कराची यूनिवर्सिटी, पैसे भी कम में होगा, तुम्हारा घर भी करीब है उससे एंड सो ऑन। ही वाज लाइक, तुमने आईबीए देखा है? डू यू नो आईबीए की कितनी रेपुटेशन है? आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग राइट नाउ। एक बंदे ने कहा यार एचईसी में तो ये फर्स्ट है, यू स्टिल वेंट, हैव यू चेक्ड आईबीए? बिकॉज यू वांट आईबीए, ठीक है? आपका पहले से एक बिलीफ है एग्जिस्टिंग कि आईबीए इज द बेस्ट एंड ड्यू टू दैट चाहे कोई भी रीजनिंग आए, कोई भी सिचुएशन आए, यू आर स्टिल ऑप्टिंग फॉर आईबीए। सो दैट्स व्हाट कंफर्मेशन बायस, कि आप अपनी पुरानी बिलीव्स, पुरानी बायसेस पे ही, पुरानी चीज़ों पे ही बेस करते हुए अपने डिसीजंस बनाते हैं। जो आपके पास एक परसेप्शन बनी हुई है उसी पे आप डिसीजन बना रहे हैं। आप न्यू इन्फॉर्मेशन को एक ओपन माइंडनेस के साथ ले नहीं रहे, उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग में। Framing effect. The framing effect is the principle that our choices are influenced by the way they are framed through different wordings, settings and situations. फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है कि हमारी चॉइसेस इन्फ्लुएंस होती हैं किससे? हम किस तरह से वर्डिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, सिचुएशन। अब एक डिसीजन मेकर मैनेजर है, सही है, और उसके पास खुद के पास वो खुद सारे डिसीजन की चॉइसेस नहीं कर रहा, खुद सबकी इवेल्युएशन नहीं कर रहा, उसने एक दो लोगों को लगाया हुआ है, 3 लोगों को लेट्स से लगाया हुआ है, दो दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं कि आप इन पे रिसर्च करके मुझे रिपोर्ट दें। Now, this guy, the number 2, has very good way of influencing people. वो बहुत अच्छे से ऐसी बातें करता है कि आप
उसमें एक नेचुरल चीज़ होती है ना कुछ लोगों में, कि वो जब बोलने लगते हैं यू फील लाइक लिसनिंग टू दैम, यू फील लाइक कि हाँ। और ऊपर से फिर उनके पास कॉन्फिडेंस जो है टू के पास, ओहो, आपको लगता है यही सही बात कर रहा है, यही परफेक्ट बात कर रहा है। इसके प्रोजेक्ट हो सकता है दोनों इतने ग्रेट ना हो जितने इनके हों, लेकिन क्योंकि उसने उसको फ्रेम इस तरह किया, उसको रिप्रेजेंट इस तरह किया, मैनेजर इस ऑप्शन की तरफ जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज अनदर अफेक्ट विच इज बेसिकली फ्रेमिंग अफेक्ट। क्या है कि आप दूसरे लोग जो आपके पास सिचुएशन जिस तरह से फ्रेम की जाती है, आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मोर लॉजिकली, थिंकिंग मोर सिस्टमेटिकली, कि क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, आप फ्रेमिंग पे जा रहे हो। ओके, availability bias. The availability bias happens when decision makers tend to remember events that are the most recent and vivid in their memory. Sorry. Okay, so क्या है availability? इसमें डिसीजन मेकर जो रीसेंट इवेंट्स हैं उनको याद रखते हुए अपना डिसीजन बनाता है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, जो रीसेंट चीज़ें हैं। अब एक इंडस्ट्री है, अभी वो बहुत बूम कर रही है, आपने हर जगह पढ़ा वो बूम कर रही है, लेकिन उसका इतना आगे फ्यूचर नहीं है, और ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है, लेकिन आपको वो चीज़ आपके जहन में अभी नहीं है, उसका रीजनिंग भी आपको पता होगी, लेकिन आपके जहन में वो चीज़ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल टेली मार्केटिंग, जो कॉल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, कस्टमर सपोर्ट होती हैं, अब उसके लिए बहुत सारे हैं, प्रेस दिस, प्रेस दैट फॉर दैट, ये क्या है, ये बॉट्स हैं। Now that industry is gradually decreasing, लेकिन क्या है कि अभी सबको उसमें बहुत रेवेन्यू दिख रहा है। एवरीवन इज लाइक यार सब लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, तो सब ने अपने कॉल सेंटर्स खोले हुए, जब नहीं करेंगे तो आप फिर वो क्या करते हैं वो तो नहीं पता। बट एक डिसीजन मेकर के पास अगर ये प्रोजेक्ट आता है, हो सकता है वो ये चीज़ रियलाइज़ ना करे, हो सकता है इवन ये इम्प्लीमेंट हो रही है राइट नाउ, ठीक है छोटे पैमाने पे है लेकिन हो तो रही है, फिर भी उसको ये चीज़ याद ना रहे और वो इस मार्केट में एंटर कर सकता है। Representation bias. When decision makers assess the likelihood of an event based on how closely it resembles other events or set of events, that's the representation bias. क्या है कि इसमें बेसिकली आप क्या देखते हो कि एक इवेंट जो है होगा ही होगा क्योंकि ये चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सब लोग मिनरल वाटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आपने कहा कि मिनरल वाटर की तो बूम ही बूम है, ठीक है, बिकॉज सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, या शेक्स वगैरह की बूम ज़्यादा है क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन बायस है। आपने कहा ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ भी होनी है, ये चीज़ भी होनी है, बट ऑफ कोर्स ये लिंक्ड है, लेकिन देन अगेन मिनरल वाटर अब सब इन्वायरमेंट की वजह से दे डोंट वांट बाय प्लास्टिक बॉटल्स, और लोग कम कर रहे हैं, लोग अपने घरों से ला रहे हैं, बॉटल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन है, राइट। तो दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर इवेंट एज वेल। लेकिन अगर आप इसी के उस पर बायस करते हुए मिनरल वाटर की उसमें जाना चाहते हैं तो यू विल गो फॉर इट, सही है। तो क्या है रिप्रेजेंटेशन बायस, आपने इन दो इवेंट्स, इस इवेंट्स के उस पर ये दो डिसीजंस लिए और आपको लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। Managers exhibiting this bias draws analogies and set identical situations where they don't exist. सही है, क्या है कि आइडेंटिकल सिचुएशन देखते हैं, भले वो एग्जिस्ट ही ना करती हों, फिर भी मैनेजर्स आइडेंटिकल सिचुएशंस देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया हेल्थ के हिसाब से, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ ना हो रही हो, ठीक है, हो सकता है कोई हेल्थ कॉन्शियस भी ना हो रहा हो, तब भी एक मैनेजर को लगे कि नहीं नहीं देखो यहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारी कंट्री भी ऐसे ही करेगी। अब हमारी मासेस अभी तक हेल्थ कॉन्शियस नहीं है,
यू शुड नो दिस कि हमारी मासेस पाकिस्तान की अभी तक नहीं गई हैं हेल्थ कॉन्शियसनेस में। उनको खाना ही उनकी इतनी बड़ी टेंशन है कि एक खाना मिलना, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है राइट नाउ वही इतनी अच्छी नहीं है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो। लेकिन कुछ लोगों के उस पर आप हो सकता है आप मास प्रोडक्ट्स भी हेल्थ के ऊपर ला रहे हो, विच इज़ नॉट ओके। सही है, ठीक है, एलीट हाई क्लास अपर क्लास लोग इस चीज़ की तरफ जाएंगे और आप कोई भी प्रोडक्ट हेल्थ के हिसाब से लाएं तो वो खरीदेंगे, बट क्या ये मासेस के लिए है? नो, दैट्स व्हाट्स रिप्रेजेंटेशन बायस, रैंडमनेस बायस। ठीक है, the randomness bias describes the actions of decision makers who try to create meaning out of random events. They do this because most decision makers have difficulty dealing with chance even though random events happen to everyone and there's nothing that can be done to predict them. Randomness क्या है? Decision makers actions लेते हैं, कुछ करते हैं ऐसा random events की मीनिंग निकालने के लिए। इसको आप इस तरह से लें जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, जैसे ब्लैक कैट का सीन होता है, अब वो क्रॉस कर गई तो आप क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज अनलक आ जाएगा, यू वोंट बी लकी, आपके काम नहीं होंगे एंड सो। नाउ व्हाट इज दिस? ये एक रैंडम इवेंट था जिसका लोगों ने मीनिंग निकाला। इसी तरह मैनेजर्स भी अक्सर इतने वो होते हैं कि उनको हर रैंडम इवेंट के लिए भी वो एक मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं यार ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एंड मे बी उसकी कोई रीजनिंग ना हो, इट जस्ट हैपेंड, एक कॉन्सिडेंट था, एक चीज़ हो गई, कोई बात नहीं है, बट नो। और ये क्यों करते हैं? ताकि वो ये जानना चाहते हैं कि रैंडम इवेंट्स के थ्रू मे बी हमें चांसेस पता चल जाए, हमारी प्रिडिक्शंस अच्छी हो जाए, but it doesn't happen, it usually makes them more miserable। मतलब अब सोचो ना, आप हर इवेंट के पीछे सोचो यार ये क्यों हुआ। आज एक बंदा सुबह आप लोग कुछ फ्रेंड्स सो रहे थे, एक सुबह 6 बजे उठा एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग यार ये क्यों हुआ, वो कह रहा है यार आंख खुल गई, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो रीजन है। तो दैट्स व्हाट रैंडमनेस बायस। अब आप उस चीज पे मीनिंग निकाल के कोई डिसीजन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो दैट्स नॉट ओके। सो रैंडमनेस बायस। संक कॉस्ट एरर। संक कॉस्ट बेसिकली क्या है कि आपकी जो है कॉस्ट लगी, आप एक, अब मैं आपको इजी वे में बता दूँ, एक प्रोडक्ट है आप बेच रहे हैं, ठीक है, अब ये मार्केट में इतना रिलेटेबल नहीं है, लोग खरीदते नहीं है, ये आपने बनाया तो 15 रुपये में था, अब ये जा रहा है 10 रुपये में, तो आपकी 5 रुपये संक कॉस्ट है। दैट्स बेसिकली व्हाट इज संक कॉस्ट। ठीक है, when decision makers forget the current choices can't correct the past। क्या है? अब आप संक कॉस्ट पे आप ये सोचें कि नहीं यार मैंने तो 15 की खरीदा था, अब आपको पता है यार मार्केट में ये चीज़ चाहिए ही नहीं, चल ही नहीं रही, फिर भी आप कहें नहीं 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 नहीं, मैंने 15 का खरीदा था, मैं 10 का क्यों बेचूं। नाउ इन दिस केस क्या है, आप संक कॉस्ट पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि हो सकता है लेटर ऑन वो आपको 5 रुपए की बेचनी पड़ जाए, क्योंकि कोई 15 रुपए में तो खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो करंट चॉइसेस आपकी पास्ट की चॉइसेस को करेक्ट नहीं कर सकता, तो आप करंट चॉइसेस उसी हिसाब से करें जिससे आपको लग रहा है कि हाँ यार दिस इज द बेटर ऑप्शन। अब पास्ट में तो जो हो गया ना, दैट्स व्हाट कम्स एज संक कॉस्ट एरर। एक डिसीजन मेकर ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और उसकी उतना रेवेन्यू सॉरी उसका इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा, वो रेवेन्यू नहीं आ रहा तो वो सोच रहा है नहीं यार मैंने तो इन्वेस्टमेंट की है, इसको मैं कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा, जल्दबाजी में वो एक गलत डिसीजन ले लेगा। दैट्स संक कॉस्ट एरर। सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग वेरी इजी कि आप सिर्फ अपने ही आपकी सक्सेस के लिए आप खुद के लिए एक बायस करते हो, आप अपनी सक्सेस चाहते हो, आप कहते हो जो अच्छा काम हुआ मेरी वजह से हुआ, सेल्फ सर्विंग, और जो बुरा काम हुआ वो तो वो ऐसा हो गया था, वो आपने देखा आजकल इन्वायरमेंट, वो आपने देखी इकोनॉमी, तो क्या है फेलियर्स आप दूसरों पे डाल दो, सक्सेस का क्रेडिट आपके पास। Decision makers who are quick to take credit for their successes and to blame failure on outside factors are exhibiting
सेल्फ सर्विंग बायस, वो ये वाला बायस एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है, वो उनके माइंड में वो तो सबसे अच्छा डिसीजन लेते हैं। अब हो सकता है जो फेलियर था वो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से ना हो, बट क्योंकि वो आउटसाइड फैक्टर्स को ही हाईलाइट कर रहे हैं और खुद भी परसीव कर रहे हैं, तो वो उनका बेसिक रीज़न उस फेलियर का ढूंढ ही नहीं पाएंगे। Alright, hindsight biases, which is when people have a tendency to view events as more predictable than they really are in hindsight. क्या है, एक इवेंट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फिर भी एक मैनेजर सोचता है नहीं यार ये ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्ट हो जाएगा, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए था। तो इसमें क्या है, हाइंडसाइड बायस, कि एक चीज़ नहीं है यार, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। आपको क्या पता था कि आज से 2 साल बाद सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे? आपने तो ये चीज़ देखी नहीं। आपने तो पाकिस्तानियों को अपने खानों में पागलपन में ही डूबे हुए देखा, लेकिन अब नहीं है ऐसा। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न हो जाएंगे, और अभी कुछ लोग हैं, लेकिन आपको लगा नहीं नहीं, अब ये क्या चीज़ है, अब ये चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं थी। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री ने जो भी किया, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ को नहीं देख सकते यार मुझे पता क्यों नहीं चला। अब आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। अब आप अपनी CSR थोड़ी इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों में भी अक्सर औकात लोगों से बायसनेस हो जाती है, लोग आगे पीछे कर जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। So that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up and do subscribe and share. I will see you guys in my next video. Bye guys.